हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे वीडियो में। आज का जो हमारा विषय है वह है संधि। ठीक है, संधि बहुत से बच्चों के लिए बहुत ही कठिन लगता है और उन्हें गलत होने का भी डर लगता है कि कहीं संधि करने में या फिर उसे संधि विच्छेद करने में कोई गलती ना हो। तो ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में जो भी डर है वो सब खत्म हो जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं संधि। ठीक है, तो संधि का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है मेल या फिर जोड़। ठीक है, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है मेल, ठीक है, या फिर जोड़। ठीक है, यानी मेल या जोड़। तो किसका मेल और जोड़ होता है इसमें? तो मेल होता है दो वर्णों का। ठीक है, यानी दो वर्णों का, चाहे वो स्वर हो या फिर व्यंजन हो। ठीक है, इन दोनों वर्णों को मिलाकर ही, स्वर या व्यंजन को मिलाकर ही एक नया शब्द बनाया जाता है, यानी एक नया स्वर या फिर एक नया व्यंजन बनता है, जिससे परिवर्तित जब होता है तो एक नए रूप में आता है हमारे सामने। जैसे उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, ये शब्द है विद्यालय। ठीक है, अब विद्यालय में इसको जब हम अलग करते हैं तो दो चीजें हमें मिलती हैं। पहला मिलता है एक पहला शब्द और यहाँ पे मिलेगा हमें दूसरा शब्द। ठीक है, तो पहला शब्द में जो लास्ट में स्वर आता है, ये ठीक है, लास्ट में स्वर जो आएगा उसे हम लेते हैं और ये दूसरे शब्द में जो पहला शब्द स्वर आता है उसे हम लेते हैं। ठीक है, यानी पहले शब्द का लास्ट स्वर या व्यंजन और दूसरे शब्द का पहला स्वर या व्यंजन, जब हम दोनों को मिलाते हैं तब जाके संधि बनता है, यानी दोनों के मेल से ही एक नया स्वर या व्यंजन बन के उभरता है। ठीक है, इन दोनों के मेल से स्वर आपका बना है आ। ठीक है, तो आपने देखा इस तरह से संधि की जाती है, यानी दो शब्दों के, दो सार्थक शब्दों के को मिलाकर ही संधि बनाई जाती है। ठीक है, और दूसरा आपका है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का मतलब है दोनों को अलग करना। ठीक है, यानी संधि का मतलब है मिलाना और संधि विच्छेद का मतलब है दोनों को अलग करना। ठीक है, तो जब हम अलग अलग शब्दों को फिर से पहली अवस्था में लाते हैं तो वो संधि कहलाता है, और जब हम उसको तोड़कर फिर से अलग करते हैं तब वो कहलाता है संधि विच्छेद। ठीक है, तो ये जो आपका कहलाएगा वो कहलाएगा आपका संधि विच्छेद, और ये आपका कहलाएगा संधि, यानी उसको हमने जोड़ा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि संधि की परिभाषा क्या है। चलिए अब देखते हैं इसके भेद कितने हैं। चलिए अब देखते हैं संधि के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो संधि के तीन भेद होते हैं। पहला आपका है स्वर संधि, दूसरा आपका व्यंजन और तीसरा विसर्ग संधि। तो संधि होता क्या है कि वर्णों का मेल होता है। ठीक है, तो उस आधार पे जो स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं और विसर्ग होते हैं। ठीक है, उन्हीं आधार पर इनके तीन भेद किए गए हैं। तो पहला आपका है स्वर संधि, यानी स्वर से स्वरों का जब मेल होता है और उसमें जब परिवर्तन आता है तब उसको हम स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में, यानी व्यंजन के बाद जब स्वर या व्यंजन आए और उनके मेल से जो परिवर्तन होता है उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। उसके बाद है विसर्ग, यानी विसर्ग के मेल से स्वर या व्यंजन, ठीक है, दोनों जब होते हैं तब उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्वर संधि को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि स्वर संधि के 5 भेद हैं। ठीक है, पहला आपका है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि और पांचवा अयाज संधि। अब यहाँ जो लिखा हुआ है ये है कि इन संधियों में जो स्वर प्रयोग होते हैं, आप यूज होते हैं, वो ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। यानी अगर कोई ऐसा शब्द है जिसमें आ की मात्रा लगी हुई है तो वो आपका किसमें आएगा? दीर्घ संधि में आएगा। अगर बड़ी ई की मात्रा लगी है तब वो दीर्घ संधि में आता है। अगर बड़ा ऊ का प्रयोग हुआ है तो दीर्घ संधि होता है। ठीक है, उसी तरह आपका गुण संधि में ए, ओ और अर का प्रयोग होता है। ठीक है, वृद्धि संधि में ए और औ का प्रयोग होता है। यड़ संधि में य, व और र का प्रयोग होता है।
अयाद संधि में अय, आय, अव और औ का प्रयोग होता है। ठीक है, अब इसमें देखना ये होता है कि संधि जो होता है वो दो सार्थक शब्द होते हैं, यानी जब हम उसको अलग अलग करते हैं, यानी संधि विच्छेद करते हैं, तब उसमें से दो सार्थक शब्द निकल कर आते हैं, और जब उन सार्थक शब्दों को जब हम मिलाते हैं तभी संधि बनती है। यानी शब्दों का मेल होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो पहला शब्द होता है उसका जो अंतिम स्वर या व्यंजन होता है, और दूसरा जो शब्द होता है उसका पहला स्वर या व्यंजन होता है, उसी को जब मिलाते हैं तभी जाकर परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि जब दोनों स्वरों या व्यंजनों को मिलाते हैं तो जो नया एक स्वर बन के उभरता है, ठीक है, या नया व्यंजन बन के उभरता है, उसी को हम यहाँ पे लिखा हमने। तो यहाँ पे आपको ये, अगर आपको ये अच्छे से याद हो जाता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा संधि को समझने के लिए। ठीक है, सिंपली आप देख सकते हैं कि, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि दो ऐसे सार्थक शब्द होने चाहिए। जैसे मान लीजिए एक शब्द किसान शब्द है, ठीक है, किसान शब्द है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम संधि विच्छेद कर सकते हैं या फिर इसको संधि कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है जिसको हम तोड़ने पे कोई भी अर्थ इसका नहीं निकलेगा। हम ऐसे शब्दों को ही संधि कर सकते हैं जिनका दो अलग अलग या अर्थ निकलता हो, तभी हम उसका संधि कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी रूढ़ शब्द होते हैं उनका कोई भी संधि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए एक एक करके हम इसको विस्तार से देखते हैं। यानी यहाँ पे कि ये जो स्वर है, ठीक है, ये जो मैंने स्वर यहाँ पर लिखा है, ये स्वर किन किन स्वरों से मिलकर बने हुए, सारे के सारे हम एक एक करके पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको कि दीर्घ संधि में जो है 3 स्वरों का प्रयोग होता है। ठीक है, आ, ई और ई का। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे पूरा आ लिखा हुआ है और यहाँ बड़ी ई लिखा है, यहाँ पे छोटा ओ, यानी ये तीनों जो है दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि अ धन अ, ठीक है, क्या होता है, आ होता है, आ प्लस आ होता है, अ प्लस आ, ये भी आई होगा, आ प्लस अ, ठीक है, आ होता है। यानी आप ये दोनों जो है स्वर मिलाकर क्या बनाते हैं, आ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों साइड, यानी इन शब्दों में किसी भी तरफ से, किसी भी साइड में जो भी स्वर हो, वो उसका जो मेन स्वर आता है, यानी उस जुड़कर जो नया स्वर बनता है वह आ ही बनेगा। चाहे पहले शब्द में अ हो, दूसरे शब्द में आ हो, या फिर दोनों तरफ छोटे ह्रस्व अ हो, या फिर एक तरफ ह्रस्व अ और दूसरी तरफ दीर्घ अ हो, तब भी क्या उसका जो परिवर्तन होकर स्वर बनेगा वो बनेगा आ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है भावार्थ, भावधन अर्थ होता है, महात्मा महाधन आत्मा, अ प्लस आ है तो यहाँ पे होगा शिव धन आलय। ठीक है, आ प्लस अ है तो यहाँ होगा विद्या धन अर्थी। ठीक है, उसी तरह आपका है यहाँ पे ई। ठीक है, यानी एक तरफ या तो दीर्घ ई हो या फिर ह्रस्व दीर्घ ई हो, तभी क्या उसका जो मेल होगा, परिवर्तन होगा, वो आपका बड़ी ई में ही बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ आप उदाहरण देख सकते हैं, कवि धन इंद्र, यानी दोनों साइड क्या है आपका छोटी ई का प्रयोग हुआ है। उसी तरह है नदीश, नदी धन ईश, फिर है छोटी ई और बड़ी ई। ठीक है, तो कप धन ईश होता है। उसी तरह यहाँ पे है आपका बड़ी ई और छोटी ई, तो यहाँ पे होगा सची धन इंद्र। ठीक है, उसी तरह आपका है ऊ। ठीक है, यानी शब्द के किसी तरफ छोटा ऊ हो या फिर बड़ा ऊ हो, तो उसका जो परिवर्तन होगा जिस स्वर में, वो आपका होगा पूरा बड़ा ऊ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका है छोटा ऊ और छोटा ऊ, यानी ह्रस्व दोनों तरफ है। जैसे भान धन उदय हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे है कि भू धन ऊर्जा, बड़ा ऊ का। यहाँ पे आपका है बधु धन उत्सव। ठीक है, यहाँ आपका है लघु धन पूर्व। ठीक है, तो आपने देखा दीर्घ संधि में क्या होता है कि 3 स्वर उसमें प्रयोग किए जाते हैं जो आपके दीर्घ है, आ, दीर्घ बड़ी ई और दीर्घ
ठीक है। इन 3 स्वरों का ही इसमें प्रयोग होता है दीर्घ संधि में। इसको अगर आप याद कर लें तो बहुत ही आसानी से आप दीर्घ संधि को पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे संधि की तरफ। चलिए अब देखते हैं दूसरा भेद कौन सा था। दूसरा भेद था आपका गुण संधि। ठीक है, तो गुण संधि में भी 3 स्वरों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ए का, ओ का और अर का। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो तीनों स्वर हैं वो किन स्वरों से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो अगर अ और आ के बाद, ठीक है, अगर छोटी ई और बड़ी ई आते हैं तब वो मिलकर बनते हैं ए। ठीक है, उसी तरह अ और आ के बाद अगर छोटा उ और बड़ा उ आता है तब वो होता है ओ। ठीक है, उसी तरह अगर अ और आ के बाद अगर री आता है तब बनता है अर। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए आप कि यहाँ लिखा है स्वेच्छा। ठीक है, इसका जो संधि विच्छेद यानी कैसे मिल के बना है, स्वधन इच्छा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अ, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा ई। तो यहाँ पे बना क्या है, ए बना है। ठीक है, उसी तरह आपका है सूर्योदय। ठीक है, यहाँ सूर्य का है अ, ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपका उ, तो दोनों मिलके बने हैं ओ। ठीक है, उसी तरह आपका है महर्षि। ठीक ठीक है, तो यहाँ का आपका होगा महाधन, ऋषि आपका आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आया है आ, ठीक है, उसके बाद है आपका री। ठीक है, जब हम इसको जोड़ कर लिखते हैं, संधि जब कर देते हैं, तो ये री जो होता है वो आपका यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, यानी अर के रूप में उसका प्रयोग होता है महर्षि। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो होता है इन शब्द स्वरों के मेल से जो है गुण संधि बनते हैं। ठीक है, जिसमें से आ के बाद अगर छोटी ई बड़ी ई आए तो ए आपका बनेगा। अगर अ और आ के बाद अगर छोटा उ बड़ा उ आता है तो वो बनता है, और अगर अ और आ के बाद री आता है तब यहाँ पे आपका अर बनेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे आपका सिर्फ र को लिखा जाता है। ठीक है, तो आपने देखा बहुत ही आसानी से ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरी संधि की तरफ। चलिए अब देखते हैं तीसरा जो है आपका वृद्धि संधि। ठीक है, तो वृद्धि संधि में 2 स्वरों का प्रयोग होता है, ऐ और औ का। ठीक है, अब देखते हैं किन किन स्वरों से मिलकर बना हुआ है। तो अगर अ और आ के बाद, ठीक है, ए और ए आता है तब वो दीर्घ ए में बदल जाता है। ठीक है, उसी तरह अगर अ और आ के बाद ओ और औ आता है तब वो दीर्घ औ में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप उदाहरण देखिए कि सदैव, ठीक है, और बनौषधि। ठीक है, सदा धन एव, यहाँ पे आया है आ, ठीक है, और ये आया है ए। ठीक है, तो दोनों मिलकर क्या बने हैं, ऐ बने हैं। ठीक है, यहाँ बनौषधि है। ठीक है, यहाँ पे आपका आया है अ और यहाँ पे औ। ठीक है, तो दोनों मिलकर क्या बने हैं आपके, वो दीर्घ में बदल गए हैं। ठीक है, यानी अ और आ के बाद अगर ए और ए आता है तब वो बदलता किसमें है, ए में बदलता है। अ और आ के बाद अगर ओ और औ आते हैं तो वो औ में बदल जाते हैं। ठीक है, आपको ध्यान ये रखना है कि ये दोनों स्वरों को ध्यान में रखना है, यानी उनसे बने शब्दों को आप जब आसानी से समझ सकते हैं तब जाकर आपको देखना ये है कि ये किन किन स्वरों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं 2 संधि और है जो है यड़ और अयादि। चलिए अब देखते हैं कि संधि का जो चौथा भेद है वो कौन सा है। तो संधि का चौथा भेद होता है यड़ संधि। ठीक है, यड़ में जो है वो व्यंजन आते हैं य व और र, लेकिन यह होता है स्वरों से मिलके ही बना होता है, इसलिए स्वर संधि में इसको लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए य व और र 3 है। ठीक है, तो कैसे बनते हैं, ये किन स्वरों से मिलके बनते हैं, छोटी ई और बड़ी ई के बाद अगर कोई भी स्वर आता है, ठीक है, तो उसका य बनेगा। अगर उ और बड़ा उ के बाद कोई भी स्वर आता है तो वह बनता है। ठीक है, इसी तरह अगर री के बाद कोई स्वर आता है तो वह र बनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। अब यहाँ पे एक शब्द है इत्यादि। ठीक है, इत्यादि का अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा, वह इत धन आदि। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो त है, ठीक है, त पे स्वर कौन सा लगा है,
स्वर लगा है छोटी ई, ठीक है। अभी इसमें होता क्या है कि जो यहाँ पे लिखा है कि ई और बड़ी ई, इन दोनों में, ठीक है, ये दोनों जो स्वर है वही जो है परिवर्तित होते हैं या में, ठीक है। और अगर छोटा ऊ और बड़ा है तो वह परिवर्तित होते हैं वा में, ठीक है। री है तो री परिवर्तित होगा रा में, ठीक है। तो यहाँ इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि कैसे हुआ है। ये आपका जो ई है छोटी ई, वह क्या बना है, वह बना है या, ठीक है। यानी ये जो ई है वह ई में परिवर्तित हुआ है। अब देखते हैं कि जो ये स्वर जिस भी व्यंजन पर लगा होता है वह व्यंजन क्या हो जाता है, आधा, यानी स्वर रहित हो जाता है, वह य के पहले आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा शब्द होता है उसमें जो भी स्वर होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे कौन सा स्वर है, आ का स्वर है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आ, ठीक है। यानी यह पे वह स्वर मात्रा के रूप में लग जाता है, ठीक है। तो ये बनके क्या तैयार हुआ, त्या, ठीक है। अब यहाँ करना ये है कि जैसे यहाँ पे जो उसके पहले जो भी व्यंजन होते हैं उसको हम इसके दोनों साइड में लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बना आपका, इत्यादि बन के तैयार हो गया, ठीक है। उसी तरह आपका है अत्यधिक, ठीक है। अत्यधिक का अगर संधि विच्छेद करें तो क्या होगा आपका, अतिधन होगा अधिक, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए भी कि यहाँ पे जो ईश्वर है वह बनेगा आपका यह बनेगा, और ये जो जिस पर व्यंजन लगा है, जो व्यंजन जिसके स्वर पे लगा है वो हो जाएगा आपका आधा, यहाँ आ जाएगा। और चूंकि यह अ यहाँ पे दूसरे शब्द में है, तो ये दूसरे शब्द में अ किसी केवल व्यंजन में ऑलरेडी जुड़ा रहता है, तो यहाँ पे कोई भी स्वर के रूप में नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो आपका दोनों तरफ जो भी शब्द आपके होंगे, यानी जो व्यंजन होंगे, वह आपके यहीं पे आपके लग जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आई। ठीक इसी तरह आपका होता है ऊ और ऊ, ठीक है। स्वागत लिखा है, यहाँ आपका क्या होगा, स्वागत का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो आपका होगा सुधन आगत, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस भी व्यंजन पे ऊ का मात्रा लगा है यहाँ पे, तो वह बदल जाएगा व में, ठीक है, व में बदलेगा। और जिस भी व्यंजन पे स्वर लगा है वह व्यंजन क्या हो जाएगा, आधे के रूप में आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो स्वर लगा हुआ है वह उसी व पे आके लगेगा, यानी आ की मात्रा यहाँ आ जाएगा। अब जो ये आपका बचता है वो यहाँ पे आपको राइट कर देना, ठीक है। इसी तरह आपका है अन्वेषण, यानी आपको जब भी आप इसको संधि विच्छेद करें, जो ये मात्रा है, जो भी आपका स्वर बीच में आएगा वह दूसरे शब्द में रहेगा, और उसके आगे जो आएगा उसमें या फिर ई बड़ी होगा, या फिर ऊ, या फिर छोटा ऊ होगा, ठीक है। इस तरह से आपने देखा कि यहाँ कोई भी स्वर, जो भी स्वर होगा वह आपका उसी व पे, यानी ई, ये दोनों जो स्वर है, यानी ई, और अगर ई आता है तो आपका यह बनेगा, और अगर छोटा ऊ बड़ा हुआ तो वह आपका ऊ में बदलेगा, ठीक है। अब इसको संधि विच्छेद भी करना आसान है और संधि करना भी बहुत आसान है, ठीक है। आपको देखना ये है कि अगर यह है, ठीक है, तो जब संधि विच्छेद करिए तो क्या करिए, यहाँ पे ई लगाइए, ठीक है। यानी ता पे जो है आपका, वहां पे आपको आ जाएगा छोटी ई, ठीक है। उसी तरह अगर और दूसरे शब्द में क्या करिएगा, आपको आ कर दीजिएगा, ठीक है। इत धन आदि, ठीक है। उसी तरह होगा अतिधन अधिक, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से ये दूसरा वाला भी सुधन आगत, यानी जब यहाँ पे व होगा तो आपका क्या बनेगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, जब संधि विच्छेद आप करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं पित्राज्ञा, ठीक है। तो इसका जो सिंबल होता है, यानी इसका जो स्वर होता है, मात्रा होता है, वह इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसको जब हम अलग करते हैं तब हम इसको क्या करते हैं, इसे लगाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं पितृ, पितृधन आज्ञा, ठीक है। अब यहाँ एक चीज देखिए कि यहाँ जो री आया है, ठीक है, री किसमें,
बदला है वह र में बदलेगा, ठीक है, र में बदलेगा। और जो ये त है, ठीक है, त में ये र जुड़ जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है ना। तो उसके बाद जो पहले और जो बाद में जो भी आपका स्वर होगा इसके बाद में, यानी दूसरे शब्द में जो पहले स्वर आएगा वह इसी पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो आगे शब्द जो भी आपके व्यंजन होंगे वो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए, ठीक है, इस तरह किया, ठीक है, इस तरह से। ये बहुत ही आसान है, इसको समझना, यड़ संधि, ठीक है, बहुत इजी है। तो ई और ई यह होते हैं, उ और उ वह होते हैं, री और र होते हैं, इससे बनता है। इसके बाद जो भी स्वर हो, ठीक है, तो वह स्वर क्या होता है, उसी जो बदलते हैं ई और ई में यह जो बदलेगा वो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे वही आपका दूसरे शब्द जो स्वर होगा वही आके उसमें जुड़ जाता है, ठीक है, बहुत ही आसान है ये करना। चलिए अब देखते हैं कि स्वर संधि का जो पांचवा और लास्ट भेद है अयाद संधि, ठीक है। तो अयाद संधि में क्या होता है कि इसमें 4 मेन स्वर होते हैं। पहला है ए ओ और औ, ठीक है। और दूसरे शब्द में क्या होता है कि कोई भी स्वर आए, ठीक है, तो ए का अ हो जाता है, ए का आय बनता है, ओ का अव और अ का आ में बदल जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है नयन, ठीक है, नयन में जो है, अब इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं कि ने प्लस अन है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि ये जो इसमें अ है, ठीक है, और यहाँ पे या, ठीक है, इस तरह से हुआ है। और जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये जो स्वर है वो अलग होके न पे आ जाता है, और ये जो लास्ट में जो शब्द बनता है वो होता है अन, ठीक है। तो इस तरह से ये जो स्वर है वही बदलते हैं इन शब्दों में, ठीक है। यानी ए का अ हो जाता है, अ का आय बनेगा, ओ का अ हो जाता है, अ का आओ, ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो आपने देखा स्वर संधि के सारे भेदों को, संधि की परिभाषा हमने पढ़ी इसमें, और स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में भी हमने जाना। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।